सो हेलो न्यू जनरेशन्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, काफ़ी टाइम हो गया कि हमने हमारे चैनल पर कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियो नहीं डाली। हमने कुछ टाइम पहले एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो डाली थी, वो फिज़िक्स के ऊपर थी। उसका नाम था कंडक्शन एंड इंडक्शन। सो गाइस, फिर से आज हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं फिज़िक्स के ऊपर, और उसमें भी आज हम चैप्टर कवर करेंगे लॉस ऑफ मोशन। सो यस गाइस, ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th और 10th के लिए। गाइस, आज हम इस वीडियो में लॉस ऑफ मोशन के 3 लॉस ऑफ न्यूटन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, और हम सारे न्यूटन के लॉ को पूरे ब्रीफली में समझेंगे। और गाइस, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा। सो गाइस, इसकी स्टडी से रिलेटेड इस चैप्टर के हर एक के पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे, क्योंकि गाइस एक ही बारी में हम एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो डालकर उसे लंबा नहीं करना चाहते। सो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When a body is at rest, it will remain at rest. Or when a body is in motion, it will remain in motion until or unless some external force is applied to change the state of rest or motion. So guys, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर कोई बॉडी मोशन में है यानी कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई कंप्रेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर लें ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। यहाँ पे स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि कोई रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आ जाए या फिर कोई मोशन की बॉडी रेस्ट में आ जाए। सो गाइस, जैसे अगर आप कोई ट्रेन खड़ी है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, जैसे इंजन का फोर्स लगता है तो ही वो रेस्ट से मोशन में चेंज होती है। और जैसी अगर कोई ट्रेन चल रही है, उसको आपको रोकने के लिए भी ब्रेक्स लगानी पड़ती है। सो गाइस, उसमें भी हम फोर्स लगाते हैं, फिर वो रेस्ट में आ जाती है। सो गाइस, डेफिनेशन का मतलब कुछ ऐसा है। अब हम बुक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पहले तो हमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। In the first part, Newton's first law gives the definition of inertia, according to which an object cannot change its state by itself. If the object is the state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is moving in some direction, it will continue to move with the same speed in the same direction unless an external force is applied on it. So guys, inertia जो है वो भी सेम है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, जो गाइस मैंने आपको अभी डेफिनेशन समझाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है तो आप वही बताएंगे जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था। और डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया एक तरह का आलस होता है, मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पर है और वो मोशन पर ही रहेगी। सो गाइस, मैंने आपको यही बताया था, इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है। सो गाइस, जैसा कि आप अब एग्जांपल देखते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल टॉप विल रिमेन प्लेस्ड एट इट इज प्लेस्ड अनलेस इट इज डिस्प्लेस्ड। सिमिलरली, अ बॉल रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कीप्स ऑन रोलिंग unless the force of friction between the ball and the plane stops. सो गाइस, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एक बुक लाई कर रही है टेबल पर। सो गाइस, वो बुक तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई उसे हिलाए ना। सो गाइस, ये तो कॉमन सेंस है, अगर तब तक कोई बुक हिलेगी नहीं जब तक उसे हिलाए ना। इसमें साइंस भी यूज़ हो रही है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो गाइस, क्योंकि वो रेस्ट में है, इसमें इनर्शिया हम कहेंगे, इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट यूज़ हुआ है। और सेकेंड एग्जाम्पल है, सिमिलरली अ बॉल रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब थोड़ा सा स्लाइडिंग टिल्टेड सा प्लेन हो, जैसे आपके पार्क्स में स्लाइडिंग वाले वो झूले लगे होते हैं, तो वैसे ही ये थोड़ा बहुत सेम सिमिलरली है। सो गाइस, अगर उसमें आप कोई भी अपनी बॉल छोड़ देते हैं तो वो चलती रहती है जब तक वहाँ पर कोई प्लेन सरफेस ना आ जाए। सो गाइस, इसमें भी वही है,
it or horizontal plane keeps on rolling unless the force of friction between the ball and the plane stops. मतलब जब तक उसे कोई प्लेन एरिया स्टॉप ना कर ले. सो गाइस यही था डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया और उसके कुछ एग्जांपल्स. सो गाइस इसके अंदर मेन है डेफिनेशन फोर्स की भी. सो गाइस फर्स्ट लॉ में हम फोर्स का भी मतलब हम हर एक लॉ में फोर्स का भी बहुत यूज़ करते हैं. सो गाइस अब हम फोर्स को भी समझेंगे. गाइस फोर्स क्या है अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स according to which force is that external force which can move a stationary object or which can change the state of motion of a moving object. So guys force इसमें एक एक्सटर्नल कोर्स होता है जो या तो कोई ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज कर सकता है या फिर उसको रेस्ट में लेकर आ सकता है या फिर उसके अंदर मूवमेंट ला सकता है. सो गाइस फोर्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी थी और इसमें एग्जांपल्स तो सेम ही हैं. आपको मैं फिर भी बता देता हूँ. अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल गेट्स डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स प्लेस व्हेन इट इज़ पुश्ड. मतलब जब तक किसी भी चीज़ पर फोर्स नहीं लगता तो ना तो वो अपनी मोशन चेंज करेगी. अगर कोई मूवमेंट में है तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता तब तक वह रुकेगी नहीं. और या फिर कोई बॉडी मोशन में है तब तक उसे कोई कुछ कहा नहीं तो रेस्ट में ही रहेगी. सो गाइस ये था फोर्स की गुड डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स. सो गाइस अब हम देखेंगे मास एंड इनर्शिया के अंदर रिलेशनशिप्स क्या हैं. तो मैं आपको बिना इसकी डेफिनेशन पढ़े बता देता हूँ सिंपल वे में. मास जो है वो टोटली इनर्शिया पर डिपेंड है. सो गाइस इनर्शिया आपको मैंने बताया था कि क्या है. जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, कोई बॉडी मोशन पर है वो मोशन पर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो. सो गाइस अब मास और इनर्शिया कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है. जो मास है जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा. मीन्स उल्टा कर दो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. सो गाइस ऐसा क्यों होता है. जो मास जितना ज़्यादा होगा मतलब उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा. सो गाइस जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो उतनी देर तक उसके ऊपर इनर्शिया रहेगा. सो गाइस जैसा आप देख सकते हैं इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ. अ क्रिकेट बॉल इज़ मोर मैसिव देन अ टेनिस बॉल. मतलब जो क्रिकेट बॉल होती है वो ज़्यादा हैवी होती है मतलब उसके अंदर मास ज़्यादा होता है टेनिस बॉल से. द क्रिकेट बॉल एक्वायर्स मच स्मॉलर वेलोसिटी देन अ टेनिस बॉल व्हेन टू बॉल्स आर पुश्ड विद द इक्वल फोर्स फॉर द मोर ड्यूरेशन. In case when they are moving with the same velocity, it is more difficult to stop the cricket ball in comparison to tennis ball. So guys, आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्रिकेट की बॉल होती है जैसे आप लेदर की बॉल मान लें उसका मास बहुत ज़्यादा होता है. सो गाइस जैसे हम क्रिकेट की बॉल को कैच करने के लिए देंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको कैच करने के क्योंकि उसके अंदर मास ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा. और उसकी तरह ही हमारे पास एक टेनिस की बॉल है. सो गाइस आपको पता ही होगा कि टेनिस की बॉल कितनी सॉफ्ट होती है और अगर हम उसे कैच करने के लिए देंगे तो हम उसे ईजिली कैच कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मास है वो बहुत ही लेस होता है. सो गाइस ये कुछ एग्जांपल से आपको पता लग गया होगा कि मास और इनर्शिया एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है. सो गाइस अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. गाइस इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको पता होगा कि मैंने अभी अभी इसके अंदर ही बोला था कि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा होगा या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन. सो गाइस ये वही टॉपिक है. इसके अंदर बिल्कुल सेम डेफिनेशन है बस उसके अंदर जो मोशन और इनर्शिया के अंदर जो हमने पहले डिफाइन करा था उसके अंदर मोशन भी था और रेस्ट भी था. इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम प्रॉपरली एक रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं. सो गाइस अब जैसे आपको मैं फिर भी डेफिनेशन दिखा देता हूँ. If a body is at rest, it will remain at rest unless an external force is applied to change its state of rest. So guys पिछली वाली डेफिनेशन में इसमें मोशन भी ऐड था. इसमें हमें रेस्ट के ऊपर फोकस दिया हुआ है कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहे जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. सो गाइस ये उसका एग्जांपल है. When a train suddenly start moving forward, the passengers standing in the compartment tends to fall backward. The reason is that lower part of passenger. So guys आपको दिख नहीं रहा होगा. The reason is that the lower part of passenger body is in
is close contact with the train. As train starts moving, its lower part shares the motion at once, but upper due to inertia of rest cannot share the motion simultaneously, and it tends to remain the at the same place. So guys, इसके अंदर हमें बताया गया है कि जैसी कोई ट्रेन इमीडिएटली स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड क्यों फॉल करते हैं. सो गाइस, जैसे कोई ट्रेन एकदम से स्टार्ट करती है, रेस्ट में होती है वो, तो उसके साथ हम भी रेस्ट में होते हैं. तो गाइस, जैसे वो एकदम से स्टार्ट करती है तो ट्रेन मोशन में आ जाती है और हमारा जो बॉडी है वो नीचे से मोशन में आना शुरू करता है. सो गाइस, जो लोअर पार्ट होता है वो तो पहले मोशन में आ जाता है और जो अपर पार्ट होता है वो भी आ रहा होता है. सो गाइस, अपर पार्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम वहीं पर रेस्ट में होते हैं अपर पार्ट से और हम पीछे की तरफ फॉल करते हैं. सो गाइस, ये इसका एक एग्जांपल था. और मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ. व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट फॉलिंग आउट ऑफ इट. सो गाइस, जैसे कोई कारपेट होता है उसके अंदर जो डस्ट होती है, जैसे हम उसे स्टिक के साथ बीट करते हैं तो डस्ट के पार्टिकल्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं. सो गाइस, जो जैसे हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक के साथ, तो गाइस कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पर ही स्टेबल रह जाते हैं, वो मोशन में नहीं आते. सो गाइस, जैसे ही कारपेट थोड़ा सा मोशन में आता है और वो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने रेस्ट पर ही रहते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा पीछे से हो जाता है तो सारे वो पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं. सो गाइस, ये था इसका एग्जांपल का मीन. और गाइस, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ. ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल, अ कैरम कॉइन्स विद द स्ट्राइक लोएस्ट कॉइन ओनली मूव्स अवे व्हाइल द रेस्ट ऑफ पाइल रिमेन इंटैक्ट. सो गाइस, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. आपको समझ आ गया होगा वीडियो के थ्रू. अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं. व्हेन अ कॉरिडोर ट्रेन सडनली स्टार्ट, द स्लाइडिंग डोर्स ऑफ सम कंपार्टमेंट में ओपन. सो गाइस, आप जैसे एक बस का एग्जांपल ले लें. बस के अंदर जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, जैसे अगर कोई एकदम से ब्रेक लगाती है बस, तो जो उसके स्लाइडिंग डोर्स होते हैं वो बैकवर्ड मतलब वो खुल जाते हैं. सो गाइस, ऐसा क्यों होता है? जो हमारी बस होती है वो मोशन में होती है और उसके साथ जो उसके गेट होते हैं वो भी मोशन में होते हैं. सो गाइस, जिसकी वजह से जैसी ब्रेक लगती है तो जो उसका गेट का जो डाउनवर्ड होता है, जिसके अंदर स्लाइडिंग के टायर्स फिक्स होते हैं, वो तो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन जो अपवर्ड डोर होता है वो मोशन में ही होता है. सो गाइस, जिसकी वजह से वो जिस साइड बस जा रही होती है तो उसी तरफ वो गेट ओपन हो जाता है. सो गाइस, ये था इसका मीन. अब हम करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन. सो गाइस, ये इनर्शिया मोशन भी रेस्ट की तरह सेम है, बस इसमें मोशन आ जाएगा. अ बॉडी a state of motion continues to be in the state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied on it to change the state. So guys, जब तक कोई भी बॉडी मोशन में है एक ही डायरेक्शन में और उसकी कोई भी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही, सो गाइस जैसे इस पर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो ही उसके मोशन की स्टेट चेंज होगी, और गाइस उसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो उसके लिए भी फोर्स अप्लाई होगा. सो गाइस, इनर्शिया मोशन का भी ये मतलब था. अब मैं इसके भी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं. व्हेन अ पैसेंजर जम्प्स आउट ऑफ मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन. सो गाइस, जैसी कोई ट्रेन मोशन में है, सो गाइस जैसी कोई पैसेंजर को उसका स्टेशन आ गया होता है और ट्रेन नहीं रुकती तो वो जंप करता है. जैसे ही वो जंप करता है वो फिर बैकवर्ड्स फॉल होता है. सो गाइस, ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे कोई ट्रक है, उसके पीछे से कोई मैन जैसे ही कोई वर्कर कूदता है तो वो बैकवर्ड क्यों फॉल होता है? सो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रक या ट्रेन के साथ हमारी फुल बॉडी भी मोशन में होती है, और फुल बॉडी मोशन होने के कारण जैसे ही वो जंप करता है तो वो रेस्ट में आ जाता है. सो गाइस, पहले तो उसकी जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लोअर पार्ट रेस्ट में आता है, या फिर अगर मोशन वाले में केस हो तो मोशन में आता है. सो गाइस, इसमें पहले लोअर पार्ट रेस्ट में आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपर पार्ट भी रेस्ट में आ जाता है. सो गाइस, उस टाइम के अंदर जैसे वो कूदता है वो उसको ऊपर
जो ऊपर पार्ट होता है उसको रेस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड फॉल कर जाता है। सो गाइस ये था इसका मीन। अब अगला है एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। सो गाइस आपने कई लॉन्ग जंपर्स को देखा होगा, वो पहले बहुत लंबा रन लेते हैं ताकि वो बहुत दूर तक जंप कर सके। सो गाइस ऐसा क्यों होता है? गाइस जैसे वो रन करते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी को मोशन में ले आते हैं, वो पूरी बॉडी को मोशन में ले आते हैं, जिसकी वजह से उनको जंप करने में ईजी होती है। अगर वो एकदम से जंप करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि आप कोई थोड़ी सी जगह में अगर आपको जंप करनी होती है तो आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस में रन नहीं लेते, आप थोड़ा सा ही जंप करने से आपको थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर होता है। लेकिन गाइस इसमें पूरी बॉडी मोशन में आ जाती है, जिसकी वजह से जंप करने में ईजी हो जाती है। अब अगला एग्जांपल है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड। सो गाइस ये वाला एग्जांपल बहुत मेन है। जैसे कि मैंने आपको बहुत बारी बताया था कि जैसे हम कोई ट्रेन से कूदते हैं या फिर बस से नीचे जंप करते हैं तो हमारा नीचे वाला पार्ट रेस्ट में आता है और ऊपर वाला पार्ट वो अभी भी मोशन में होता है। लेकिन गाइस जो ट्रेन का केस है, जैसे कोई पर्सन बॉल थ्रो करता है ट्रेन के अंदर ही अपने सीट पे बैठे बैठे, तो गाइस उसके हाथ में भी बॉल क्यों आ जाती है? वो भी बैकवर्ड जानी चाहिए। लेकिन गाइस जो बॉल होती है वो भी ट्रेन के साथ मोशन में आ जाती है, क्योंकि हम भी मोशन में आ जाते हैं ट्रेन के साथ, और उसी के साथ साथ जो बॉल होती है वो भी मोशन में आ जाती है। सो गाइस जिसकी वजह से अगर हम बॉल ऊपर को थ्रो करते हैं तो भी फिर वो हमारे हैंड में आ जाती है। सो गाइस ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो गाइस अब हम करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर हमें दो बातें मेन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम देखेंगे। सो गाइस मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मतलब जब कोई टू बॉडीज़ जिसके मास अलग अलग हो लेकिन वेलोसिटी इक्वल हो, तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने में, और जिसका कम मास होगा उसको कम फोर्स लगेगा रोकने में। और सिमिलरली जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा रोकने में, और जिसकी कम वेलोसिटी होगी उसका को कम फोर्स लगेगा रोकने में। सो गाइस इसका एग्जांपल मैंने दे दिया था। जो क्रिकेट की बॉल होती है लेदर वाली, उसका मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे कैच करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। और लेकिन जो टेनिस की बॉल होती है उसका मास कम होता है और उसे रोकने में ईजी होता है। सो गाइस अब हम मोमेंटम की अच्छी तरह डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सो गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो मोमेंटम है उसको हम डिनोट करते हैं पी से। ओके गाइस अब हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे। सो गाइस चेंज इन मोमेंटम कब आएगा? मतलब मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जैसे आप अगर वेलोसिटी किसी की चेंज हो रही है, आपने इससे पहले मोशन इन वन डायमेंशन करा होगा, उसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है। सो गाइस इसमें भी वही है, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है, जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जब वो चेंज होती है या फिर वो उसमें ब्रेक्स लगती हैं या फिर उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी रहती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वैसे ही गाइस चेंज इन मोमेंटम में भी यही लगता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू। सो गाइस चेंज इन मोमेंटम कब आएगा? मतलब मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जैसे आप अगर वेलोसिटी किसी की चेंज हो रही है, आपने इससे पहले मोशन इन वन डायमेंशन करा होगा, उसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है। सो गाइस इसमें भी वही है, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है, जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जब वो चेंज होती है या फिर वो उसमें ब्रेक्स लगती हैं या फिर उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी रहती है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो वैसे ही गाइस चेंज इन मोमेंटम में भी यही लगता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो गाइस इसका मतलब ये है कि mv माइनस mu। गाइस अब हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब इसके अंदर टाइम का भी यूज़ होगा। रेट का मतलब टाइम होता है। सो गाइस इसके अंदर बस
टाइम का यूज़ हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी आ जाएगा। और गाइस इसको हम डिराइव भी करके देखते हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम का होता है डेल्टा पी। ओके गाइस, इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ठीक है गाइस, उसके बाद हम डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एम कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू इज इक्वल अपॉन टी। फिर उसके बाद यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू वी माइनस यू का अपॉन टी का ए का फॉर्मूला होता है, मतलब एक्सेलरेशन का। सो गाइस वी माइनस यू अपॉन टी के हम यहाँ पर ए लगा देंगे। सो गाइस डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो गाइस ये होता है इसका फॉर्मूला। सो गाइस आप में से बहुत जनों के डाउट हो रहे होंगे कि यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहाँ से आया। सो गाइस ये भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि ये डेफिनेशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और गाइस हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो गाइस ये वही बन जाएगा, एम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर गाइस वी माइनस यू अपॉन टी करके यहाँ पर ए आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने जैसे करा था वैसे हम यहाँ पर ए लेंगे। और गाइस यहाँ पर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के अलावा अलग अगर आपको अकेला चेंज इन मोमेंटम का फाइंड करना हो तो गाइस उसके लिए भी एक शॉर्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होता है ना अपॉन टी, है ना। सो गाइस अगर हम यहाँ पर टी लें, फोर्स इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। सो गाइस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, अकेला चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी, मतलब फोर्स इंटू टाइम। सो गाइस आप चेंज इन मोमेंटम फोर्स इंटू टाइम से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास फोर्स और टाइम गिवन है। सो गाइस ये थे कुछ इसके डिराइव्ड यूनिट्स। सो गाइस और अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो गाइस एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। सो गाइस उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो गाइस जो रिलेशनशिप है वो तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। और यहाँ पर न्यूटन और डाइन के बीच में भी रिलेशनशिप दे रखा है, मतलब जो न्यूटन होता है, न्यूटन आपको पता होगा कि फोर्स का यूनिट होता है एन, और डाइन होता है उसका सी जी एस यूनिट है। सो गाइस सी जी एस यूनिट होता है और एस आई यूनिट होता है। सो गाइस सी जी एस जो सिस्टम है वो बहुत पहले चलाया करता था, लेकिन जो अब मेन सिस्टम है वो एस आई यूनिट है। सो गाइस ये डाइन है जो सी जी एस यूनिट है। सो गाइस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। सो गाइस और मैं आपको इसके फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन के कुछ रिलेशनशिप्स भी और बता देता हूँ। सो गाइस आप जैसा यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो गाइस ये मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत बता दिया था, जैसे हमने ये किया था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो गाइस अगर फोर्स अपॉन मास ले आए तो गाइस जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन, मतलब उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, और फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सॉरी गाइस ये इन्वर्सली हो गया, ठीक है गाइस। और गाइस अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। पहला इसका एग्जांपल है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेट विथड्रॉस हिज हैंड अलोंग विद द बॉल। मतलब गाइस जब भी कोई बॉल कैच कर रहा होता है तो गाइस वो अपना हैंड थोड़ा सा लोअर क्यों कर लेता है। सो गाइस ये वही रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना कम फोर्स होगा। सो यस गाइस
जैसे हमने कहा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम है ये नीचे है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना कम फोर्स होगा। सो गाइस ये था इसका मीन। सो गाइस आप यहाँ पर अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देकर और ये एक्सप्लेन कर देंगे सारा कुछ। ओके गाइस, और अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। When glass vessels fall on the hard floor, they break, but they do not break when they fall on a carpet. मतलब गाइस जैसे आप कोई ग्लास ट्यूब ले लें और उससे आप कोई हार्ड सरफेस पर गिराएं। सो गाइस जैसे वो हार्ड सरफेस पर गिरेगा वो तभी के तभी ब्रोक आउट हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो हार्ड सरफेस होता है वो कंप्रेस नहीं होता, जिसकी वजह से उसका टाइम में कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं आता और फोर्स उतना ही रहता है और वो ब्रेकअप हो जाता है। और उसी तरह अगर आप कोई हैंगिंग फॉयल के ऊपर गिराएं और जैसे आप उसके ऊपर गिराएंगे तो हैंगिंग फॉयल है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और लेकिन जो ग्लास ट्यूब है वो ब्रोक आउट नहीं होगी, क्योंकि जो हैंगिंग फॉयल है वो नीचे होकर उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। गाइस ये था इसका एग्जांपल, और इसमें भी वही है, जो ग्लास वेसल जैसे सैंड के ऊपर गिरती है तो सैंड कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम इंक्रीज हो जाता है और वह टूटती नहीं है। सो गाइस ये थे न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ। सो गाइस होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और जो न्यूटन के थर्ड और फोर्थ लॉ है, एक तो ग्रेविटी से रिलेटेड है और एक और थर्ड लॉ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वो उसके ऊपर वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि गाइस अगर मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी पूरी वीडियो देखने में। सो गाइस अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।